हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स कनेक्शन। आज इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है कैपिटलाइजेशन। जब भी आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो कैपिटलाइजेशन वर्ड आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। कैपिटलाइजेशन कैपिटल से ही वर्ड बना है, तो कैपिटल का मतलब क्या हुआ। इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो ये सब सिमिलर लगते हैं वर्ड और जिनका मीनिंग काफ़ी हद तक सिमिलर लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंसेस हैं। ये ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ, तो हम इस चैप्टर को उसी डिफरेंस को क्लियर करते हुए हम करेंगे। और आज इस वीडियो में आपका जो टॉपिक कंप्लीट होने वाला है वो है थ्योरीज ऑफ कैपिटलाइजेशन। कंप्लीट एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइजेशन में जो डिफरेंसेस हैं कुछ वर्ड्स के, उनके साथ। तो यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स दिख रहे हैं: कैपिटलाइजेशन, कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो अगर आप इसको इस चार्ट के थ्रू समझते हैं तो इसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली इन चारों वर्ड्स को लेकर। फर्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन, जो नेम ही है चैप्टर का। तो कैपिटलाइजेशन का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस। जब भी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसके लिए हमको कैपिटल की ज़रूरत होती है, अमाउंट की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत है। तो जितना भी अमाउंट जिस भी फॉर्म में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्म में, उसे बोला जाता है कैपिटलाइजेशन। मैंने बोला है किसी भी फॉर्म में, सिर्फ मनी अमाउंट कैश की फॉर्म में नहीं, किसी भी फॉर्म में जब हम न्यू बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसे कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें चाहे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, रिजर्व्स एंड सरप्लस, हर एक चीज़ इसमें क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी, तो उसे कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। तो कैपिटल का क्या मतलब हुआ? कैपिटल भी तो उसे ही बोला जाता है जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ कैपिटल की बात करें तो इसमें आता है बिजनेस का नेटवर्थ। बिजनेस के नेटवर्थ में वो आती है, वो शेयर कैपिटल आती है जो पेड अप है, जिसको पे कर दिया गया है। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों आ जाएंगे, और साथ में रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। जो डेट है वो फर्म की लायबिलिटी है। नेटवर्थ बिजनेस की नेटवर्थ नहीं हम कहेंगे बिजनेस का, क्योंकि वो उनको अल्टीमेटली पे करनी है। लेकिन जो शेयर कैपिटल आया है, जो पेड अप कैपिटल है जो फर्म के पास आया है, तो वो उसको बोलते हैं कैपिटल। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। शेयर कैपिटल जो पेड अप होता है, और इसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इसके साथ साथ जो फर्म के रिजर्व्स और सरप्लस हैं, इनको मिला के कहा जाता है कैपिटल, जो कि बिजनेस का नेटवर्थ है। जो डेट्स होते हैं, जो डिबेंचर्स होते हैं, वो शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं होता, और वो कैपिटल नहीं है फर्म का। तो लॉन्ग टर्म डेट कहाँ गया? वो भी तो हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो आ जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो प्रपोर्शन जो हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से रेज कर रहे हैं, कितना पार्ट हम शेयर कैपिटल से रेज कर रहे हैं, कितना पार्ट हम डेट से रेज कर रहे हैं, यानी कि कितना हम शेयर्स की फॉर्म में इशू करके, चाहे वो इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, उसके थ्रू हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फाइनेंस रेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ कितना अमाउंट हम बोरोइंग के साथ कर रहे हैं, डेट के साथ कर रहे हैं। तो आपको अब डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। जब कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाता है तब उसमें लॉन्ग टर्म डेट भी इंक्लूड होता है कि कितना प्रपोर्शन हम ये ले रहे हैं और कितना प्रपोर्शन हम ये ले रहे हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का एक कंप्लीट चैप्टर आपको इस चैनल पे अवेलेबल है, प्लीज़ आप वो देखिए, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा कैपिटल स्ट्रक्चर और उसकी थ्योरीज। फिर आता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर से ही मिलता जुलता फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इंटायर लायबिलिटी का कॉम्पोजिशन है, जो कि बैलेंस शीट में दिखाई गई है।
अब बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल और लॉन्ग टर्म डेट तो नहीं आता, इसके अलावा क्रेडिटर्स और अदर करंट लायबिलिटीज़ आती हैं। तो जब उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं तो वो कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बताता है। तो अब हम करने वाले हैं थ्योरीज जिनको प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, कैपिटलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं थ्योरीज के साथ। अब थ्योरीज तो हम करते हैं, रीज़न भी कोई होता है उसका करने का कि क्यों अब कैपिटलाइजेशन की थ्योरीज क्यों कर रहे हैं। हम डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरीज करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज करते हैं, तो अब कैपिटलाइजेशन की थ्योरीज क्यों करनी है। तो जब भी हम कैपिटलाइजेशन का अमाउंट कि कितना अमाउंट हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है, और ये आपको हमेशा याद रखना है कि सिर्फ कैपिटलाइजेशन नए बिज़नेस के लिए नहीं होता, बल्कि पुराने बिज़नेस को भी कैपिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिया और दोबारा से हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें टाइमली उसमें कैपिटलाइजेशन की कंपनी को ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जब हम अमाउंट डिटरमाइन करते हैं, चाहे वो न्यूली स्टार्टेड कंपनी हो चाहे एग्जिस्टिंग कंपनी हो, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ही ये होता है कि ये डिसाइड करना कि कितना अमाउंट हम इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब हम नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिस्क तो होता ही है कि हमने पैसे तो लगा दिए, वो चलेगा भी या नहीं चलेगा। तो यही कारण है कि जब हम ये डिसाइड करते हैं कैपिटलाइजेशन को, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सीवियर टास्क है जिसमें बहुत ज़्यादा ये ध्यान में रखना है कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि इसमें एडिक्वेट प्रोविज़न रहता है फ्यूचर का इन एडिशन टू द प्रेजेंट नीड। हम फ्यूचर को देखते हुए ही हम अभी इन्वेस्ट करने वाले हैं। अगर हम ये सोचें कि हम अभी इन्वेस्ट कर देते हैं और फ्यूचर में तो बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा ही, ज़रूरी नहीं है। हमें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही हमको कैपिटलाइजेशन के अमाउंट को डिटरमाइन किया जाता है। तो न्यूली स्टार्टेड कंपनी में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, एग्जिस्टिंग कंपनी में भी डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन इसको थोड़ा एनालाइज करना इजी हो जाता है। कैसे? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी चल रही है, सर्वाइव कर रही है, तो क्या अर्निंग है कंपनी की और आगे जाके क्या अर्निंग लेने वाली है, तो उस हिसाब से हम कैपिटलाइजेशन के अमाउंट को काफ़ी हद तक यहाँ पर डिसाइड कर पाते हैं कि हमको फाइनेंशियल प्लान को रिवाइज करना है, मॉडिफाई करना है। अगर हमें कैपिटल इंक्रीज़ करना है तो हम सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को इशू कर देंगे। अगर हमें कैपिटल रिड्यूस करना है तो हम जो पुरानी सिक्योरिटीज़ हैं उनको रिडीम कर देंगे। तो ये हम एग्जिस्टिंग कंपनी में कर सकते हैं फ्यूचर अर्निंग्स को ध्यान में रखते हुए और मार्केट कंडीशन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन जब न्यूली कंपनी होती है, न्यूली स्टार्टेड कंपनी है, तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन, विच इज़ कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन में क्या है, जहाँ पर हम जो अमाउंट डिटरमाइन करने वाले हैं कैपिटलाइजेशन का, वो हम न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस के लिए कर रहे हैं। जब हम नए बिज़नेस के लिए कैपिटलाइजेशन का अमाउंट डिसाइड करते हैं तब ये वाली थ्योरी एप्लीकेबल होती है। अब एप्लीकेबल है कैसे है ये हम जानते हैं। तो दिस थ्योरी इज़ वेरी हेल्पफुल इन केस ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड अंडरटेकिंग। ठीक है, ये इन्होंने बात की है कि ये वाली थ्योरी एप्लीकेबल है और ज़्यादा प्रॉफिटेबल मानी जाती है न्यूली एस्टैब्लिश्ड अंडरटेकिंग के लिए। लेट्स सी क्या वो सच में ऐसा है या नहीं। देखिए, हम एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक न्यू बिज़नेस है, आप देख सकते हैं। अब न्यू बिज़नेस में आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब न्यू बिज़नेस स्टार्ट है तो पहले प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, अर्निंग्स तो नहीं आ रही है बिज़नेस को, अभी हमने स्टार्ट ही करा है। तो स्टार्ट करा है फिक्स्ड एसेट्स के साथ। अब फिक्स्ड एसेट्स हैं कंपनी के, जो प्लांट्स, मशीनरी, बिल्डिंग, पैटर्न जो भी हमने लगाए हैं वो, ठीक है। उसका अमाउंट है 20 लाख का जो इन्वेस्ट किया है। एक्सपेंसेस भी होंगे, ऑब्वियसली होंगे। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रमोशन एक्सपेंसेस होते हैं जब हम ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं उसके लिए, तो वो 2,50,000 के हैं। इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल रहेगा, स्टॉक लेकर आएंगे तभी तो हम
मैन्युफैक्चर करेंगे और फिर सेल करेंगे, डेटर्स भी होंगे, तो यहाँ पर 10 लाख का वर्किंग कैपिटल है। तो इन सबको मिला के जो ओरिजिनल आउटले आया है वो आया है 32,50,000। अब यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, अपने कैपिटलाइजेशन का अमाउंट रेज करने के लिए इतना अमाउंट, तो कंपनी के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो या तो शेयर्स इशू कर दे या फिर डिबेंचर्स इशू कर ले, है ना, या तो ऑन कैपिटल हो या तो क्या हो, बोरिंग्स हो। तो ये था डिसाइड करना कैपिटलाइजेशन का अमाउंट किस बेसिस पर हमने डिसाइड करा है, जो जितना अमाउंट एक नए बिजनेस को रिक्वायरमेंट है, फिक्स्ड एसेट चाहिए, एक्सपेंसेस होंगे, वर्किंग कैपिटल होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारा कैपिटलाइजेशन का अमाउंट जो बन के तैयार हुआ है वो 32,50,000 का है। और अब यहाँ कंपनी किसी भी ऑप्शन से फाइनेंस को रेज कर सकती है। ठीक है, ये तो बहुत इजी तरीका था, पर फिर भी ये कहा जाता है कि द थ्योरी इज़ नॉट wholly satisfactory because it ignores the earning capacity of the business। लेकिन फिर भी इस थ्योरी को सेटिस्फैक्टरी नहीं माना गया है न्यूली एस्टेब्लिश्ड बिजनेस के लिए फुली तरीके से। ये ठीक है, अच्छी है, इससे हम काफ़ी हद तक ये अपना आउटले डिसाइड कर पाते हैं, कैपिटलाइजेशन अमाउंट का पता लगा पाते हैं कि कितना बिजनेस को चाहिए, लेकिन ये फुली सेटिस्फैक्टरी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने लगाई है वो क्या हो सकती है, वो चेंज नहीं हो सकती विच चेंजेस इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। देखो, मैंने आपको बताया था जब बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है कभी उसने अर्निंग करनी स्टार्ट नहीं करी है। हमने इतना पैसा तो लगा दिया है, लेकिन आगे जाके हम देख रहे हैं कि जितनी अर्निंग बिज़नेस को होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है, और उसका रिटर्न हमको नहीं मिल रहा जितना हमने इनिशियली इन्वेस्ट करा था। और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है उसको रिटर्न कैसे मिलेगा, अगर वो अर्निंग्स होंगी। अर्निंग्स कंपनी अर्न करेगी ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिटेबल कंडीशन में, तभी हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, रिटर्न मिलेगा। पर ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, जो फिक्स्ड एसेट्स हमने लगाए थे, है ना, वो फिक्स्ड एसेट ऑब्सोलीट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, या फिर आइडल भी पड़े रह सकते हैं कि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़े हमें। और अर्निंग कैपेसिटी इससे क्या हो सकती है, कंपनी की कम हो सकती है। मतलब फिक्स्ड एसेट भी ऑब्सोलीट हो गए हैं और आइडल पड़े हैं, और अर्निंग कैपेसिटी भी कंपनी की क्या हो रही है, कम हो रही है। तो कंपनी विल नॉट बी एबल टू पे अ फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टेड। तो वो जो रिटर्न है चाहिए, जो हमने इनिशियली इन्वेस्ट करा था, उसके बदले में जो रिटर्न चाहिए वो हमको कंपनी नहीं दे पा सकती अपनी अर्निंग कैपेसिटी के कम होने के कारण। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया है। अब ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब ज़्यादा कैपिटलाइजेशन नहीं हुआ, बल्कि कम हो गया है। जितना हमने कैपिटलाइजेशन लगाया था, अमाउंट लगाया था, उतना अर्निंग कंपनी नहीं कमा पा रही और हमको उतना रिटर्न नहीं दे पा रही, इसलिए वो ओवर कैपिटलाइजेशन हो गया। तो ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन को हम एकदम डिटेल में समझने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरी हो गई है, जिसको कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन कहा जाता है, जो कुछ हद तक जो न्यूली अर्न्ड कंपनीज़ हैं, जो न्यूली स्टार्टेड कंपनीज़ हैं, उनके लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर वो इतना अमाउंट रिटर्न नहीं कर पा रही जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आती है सेकेंड थ्योरी, जिसको बोलते हैं अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन। अब यहाँ पर अर्निंग अमाउंट आ चुका है। अब अर्निंग की बात की जाए तो अर्निंग कौन देगा? नया बिज़नेस तो अभी अर्निंग नहीं दे रहा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पुराने बिज़नेस की बात की जाएगी। यानी कि अर्निंग थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन काफ़ी हद तक हमें पुरानी जो बिज़नेस है उसके लिए हेल्पफुल होने वाली है। लेट्स सी। This theory recognizes the fact that capitalization of an enterprise depends upon its earning capacity। यहाँ पर जब हम कैपिटलाइजेशन का अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं तो वो डिपेंड करेगा अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर। यहाँ पर दो फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट इज़
एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग, फ्यूचर अर्निंग्स को एस्टिमेट करते हुए हम कैपिटलाइजेशन का अमाउंट डिसाइड करेंगे। सेकंड इज़ नॉर्मल अर्निंग रेट, नॉर्मल अर्निंग रेट जिसको कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, यानी कि कितना इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहा है, बदले में हम उनको कितना रिटर्न दे रहे हैं, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम अपने कैपिटलाइजेशन का अमाउंट डिसाइड करेंगे। स्टार्ट विद द फर्स्ट फैक्टर, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर अर्निंग। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अर्निंग्स की बात की जा रही है, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंसर्न है और एस्टेब्लिश्ड कंसर्न है उसके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी ये। हाँ, हम नई कंसर्न के लिए भी यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं पुरानी कंसर्न के साथ। तो एस्टेब्लिश्ड कंसर्न में जो फ्यूचर अर्निंग्स हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ पास्ट अर्निंग, जो पास्ट अर्निंग्स कर रही है, क्योंकि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंसर्न है, ये एग्जिस्टिंग कंसर्न है, तो यहाँ पर पुराने कुछ सालों में जितने अर्निंग्स हुई हैं उनकी एवरेज को कैलकुलेट करते हुए ही हम यहाँ पर फ्यूचर अर्निंग्स को कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये इंडिकेट करती है व्हाट अर्निंग्स आर लाइकली टू अक्रू इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो नहीं पता, लेकिन पास्ट कुछ ईयर से हम ये पता कर सकते हैं कि शायद वो इसी पेज से आगे बढ़े, थोड़ा बहुत अमाउंट आगे पीछे हो पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक हम उसके एवरेज से कैलकुलेट कर पाएंगे फ्यूचर अर्निंग्स को। जब फ्यूचर अर्निंग्स कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट्स का ध्यान में रखेंगे। अब प्रॉफिट्स को जब कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे करेंगे, यहाँ पर हम प्रॉफिट, दो ही प्रॉफिट को यूज़ करने वाले हैं, या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। जो भी प्रॉफिट है, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे नॉर्मल प्रॉफिट है, अगर उसमें कोई एबनॉर्मल इनकम आ रहा है तो उसे डिडक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है, तो उसे ऐड कर दिया जाएगा। कोई भी लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ फायर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, किसी भी तरीके से, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। इसके अलावा जो प्रॉफिट अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है, तब हम यहाँ पर वेटेड मेथड का यूज़ करेंगे, वेट्स असाइन करेंगे, और सबसे ज़्यादा वेट दिए जाएंगे लेटेस्ट ईयर को और लेस वेट दिए जाएंगे रिमोटेस्ट ईयर को। जितनी ज़्यादा दूर जाएगा तो उसकी वेटेज कम होती जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं प्रॉफिट्स को क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एस्टैब्लिश्ड कंसर्न की। तो एस्टैब्लिश्ड कंसर्न में तो कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, मतलब बिल्कुल एकदम एप्रोप्रिएट अमाउंट निकल के नहीं आएगा, पर फिर भी फ्यूचर अर्निंग्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं एस्टैब्लिश्ड कंसर्न की। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट किया जाता है पास्ट अर्निंग का, वो हमें बताती है फ्यूचर के अर्निंग्स को, और इसके लिए प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा। वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट ही होंगे, जिसमें एबनॉर्मल इनकम को डिडक्ट किया जाएगा, एबनॉर्मल लॉस को ऐड किया जाएगा, और अगर वो कुछ ट्रेंड शो कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रही है प्रॉफिट, तब यहाँ पर वेट्स दिए जाएंगे, वेटेज मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा, जहाँ पे लेटेस्ट ईयर को ज़्यादा वेट दिया जाएगा और रिमोटेस्ट ईयर को लेस वेट दिया जाएगा। तो ये था एस्टैब्लिश्ड कंसर्न। अब हम बात करते हैं न्यू कंसर्न। अब नए कंसर्न के लिए क्या ये मेथड एप्रोप्रिएट है, लेट्स सी। अब नए कंसर्न की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो अर्निंग्स को, फ्यूचर अर्निंग्स को कैलकुलेट करना ही सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हम अभी तो बिज़नेस स्टार्ट हुआ है, हमको पता नहीं बिज़नेस कैसे आगे वर्क करने वाली है। अब यहाँ पर हम एस्टिमेट करेंगे उसको कॉस्ट और इनकम से। दो ही तरीके हैं, जो कॉस्ट लगाया जा रहा है और जितनी इनकम, एस्टिमेटेड इनकम फर्म अर्न कर सकती है। कॉस्ट की बात करें तो ये डिटरमाइन किया जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर्स और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो अभी शुरुआत में हो रहे हैं कंपनी के ऊपर, उनके ये हम एक एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल रहे हैं। और इस कॉस्ट का एस्टिमेटेड इनकम क्या होगा, वो हम सेल्स एस्टिमेट से लगाएंगे कि कितना सेल्स हो सकता है, कितना कॉस्ट आया है, कितना सेल्स हो सकता है, थोड़ा हम मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। इससे हमारा एस्टिमेटेड कॉस्ट और इनकम निकल के आ जाएगा। अब ये तो एस्टिमेटेड हुआ, अभी तक हमको अर्निंग पता नहीं चली है। अब इस एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड इनकम को हम कंपेयर करने वाले हैं,
किससे कंपेयर करने वाले हैं? दूसरी फर्म से जो सेम इंडस्ट्री में एंगेज है। ठीक है, हम यहाँ पर कंपैरिजन करने वाले हैं दूसरी फर्म के एक्चुअल कॉस्ट और इनकम से जो सेम ही इंडस्ट्री में एंगेज है। उसकी एक्चुअल कॉस्ट और इनकम से जब हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन कंपैरिजन करते हुए भी हमने ये ध्यान में रखना है कि क्या प्रपोज्ड साइज़ है। ये नहीं कि बहुत ये वाली जो कंपनी हमने ली है कंपैरिजन के लिए बहुत बड़ी है और हमने जो कंपनी स्टार्ट करी है वो बहुत ही छोटी है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है कि जिसका साइज़ है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होना चाहिए। लोकेशन, मैनेजरियल एक्सपीरियंस, रेट ऑफ ग्रोथ, इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम कंपैरिजन करेंगे। और जब हम ये कंपैरिजन कर लेंगे तब हम एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं न्यू कंसर्न की भी। ठीक है, तो पहला फैक्टर था एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर अर्निंग। फ्यूचर अर्निंग को एस्टिमेट करते हुए हमने एस्टैब्लिश्ड कंसर्न और न्यू कंसर्न दोनों का ही कैपिटलाइजेशन अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब नॉर्मल अर्निंग रेट, जिसको कैपिटलाइजेशन रेट कहा जाता है, इसके थ्रू हम किस तरीके से कैपिटलाइजेशन अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं? सबसे पहले तो नॉर्मल अर्निंग रेट होता क्या है, किसे कहा जाता है कैपिटलाइजेशन रेट? It means the rate of return which is essential to be given to the investors to attract their investment for the enterprise. यहाँ पर इन्वेस्टर्स तभी इन्वेस्ट करेगा जब हम बदले में कुछ रिटर्न देंगे, और वो एसेंशियल रिटर्न जो हम देने ही वाले हैं इन्वेस्टर्स को इन रिटर्न टू देयर इन्वेस्टमेंट, उसे कहा जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल अर्निंग रेट और कैपिटलाइजेशन रेट। अब इसको एस्टिमेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेट अर्नड बाय द अदर कंपनीज। ये आप ध्यान देंगे, यहाँ पर हम एस्टिमेट तो कर रहे हैं लेकिन किस तरीके से? दूसरी कंपनी के रेट ऑफ रिटर्न को ध्यान में रखते हुए। अगेन सेम टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब कंपनी दूसरी है, उसके हम रेट ऑफ जो भी अर्निंग रेट है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर हम एस्टिमेट कर रहे हैं जो सेम टाइप ऑफ बिजनेस में एंगेज है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि हमने दूसरी कंपनी के रेट ऑफ अर्निंग से हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमारे भी काफ़ी हद तक हमारे भी बिज़नेस का यही रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि सिमिलर हैं, सेम टाइप ऑफ बिजनेस है, कॉम्पिटेंसीज भी काफ़ी हद तक सिमिलर है, तो शायद हमारा भी जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो अर्निंग रेट है, नॉर्मल अर्निंग रेट है, वो भी उसी कंपनी जितना होगा। तो जब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो अब कैपिटलाइजेशन के अमाउंट पर कैसे जाएंगे हम? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एस्टिमेटेड फ्यूचर अर्निंग, हमने फ्यूचर अर्निंग को एस्टिमेट कर लिया अपने फर्स्ट वाले फैक्टर के थ्रू। ठीक है, तो वो हो गया 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% हमने कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से। अब इन दोनों की बेसिस पर हम कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख, यानी कि 20 लाख का अमाउंट अगर हम यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी फ्यूचर अर्निंग इतनी हो सकती है विद नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग जो ये है। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन का अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये आप जो कैपिटलाइजेशन का अमाउंट है कंपेयर कर सकते हैं एक्चुअल कैपिटलाइजेशन के अमाउंट से कि आपने एक्चुअली कितना इन्वेस्ट करा था। क्या आपने जो एक्चुअली इन्वेस्ट करा था क्या वो बिल्कुल सही है, फेयरली कैपिटलाइज्ड है, ओवर कैपिटलाइज्ड है या अंडर कैपिटलाइज्ड है? ओवर कैपिटलाइज्ड मतलब कि कम, और अंडर कैपिटलाइजेशन मीन्स ज़्यादा। इसके नाम से बिल्कुल ऑपोजिट इसका मीनिंग होता है। ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब कम होना, जबकि अंडर कैपिटलाइजेशन मीन्स ज़्यादा होना। तो इसको मैंने आपको बताया कि आने वाली वीडियोस में अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर कैपिटलाइजेशन को एकदम अच्छे से समझाया जाएगा। तो ये था हमारा थ्योरीज़ का। तो आपने जब दोनों थ्योरीज़ पढ़ी हैं तो इससे आपको ये समझना आसान हो गया है कि कौन सी थ्योरी ज़्यादा प्रेफर किसके लिए है।
तो जो न्यूली एस्टेब्लिश अंडरटेकिंग है ये प्रेफर करती हैं कॉस्ट थ्योरी ऑफ कैपिटलाइजेशन को, जहाँ पर कॉस्ट के अमाउंट से, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो, वर्किंग कैपिटल हो या एक्सपेंसेस हो, इसके थ्रू हम कैपिटलाइजेशन के अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग प्रेफर करती हैं अर्निंग थ्योरी से, जहाँ पर हम फ्यूचर अर्निंग को ध्यान में रखते हुए और नॉर्मल अर्निंग रेट को ध्यान में रखते हुए अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैपिटलाइजेशन थ्योरीज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू।